अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काशिफ़ से मेरी मुलाकात कोचिंग सेंटर में हुई थी। वह हर रोज़ दूर से मुझे देखता लेकिन कभी बात करने की हिम्मत नहीं की। मैं नकाब लेती थी। एक रोज़ छुट्टी के टाइम अचानक वो मेरे सामने आ गया। कहने लगा कि आप मुझे अच्छी लगती हो, लेकिन यह बात मैं आपको करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने दोस्त से बात की, जो हमारा टीचर भी है, लेकिन उसने भी मना कर दिया कि वो हमारी स्टूडेंट है। रिश्ते की बात पर बुरा मान गई और शिकायत कर दी तो कोचिंग सेंटर से मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तब मैंने उनका आसरा छोड़ दिया और ख़ुद कोशिश की और आज आपके सामने बैठा हूँ। उसकी बातें सुनकर मैंने निकाब उलट दिया और कहा, अब चेहरा भी देख लो और फिर फैसला करना कि रिश्ता करना है या नहीं। एक नज़र देखने के बाद उसने कहा, हाँ रिश्ता करना है। घर आकर बाजी को बताया, बाजी ने अम्मी को बताया। वो बोली, ज़फ़र को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, अगर लड़का अच्छा है तो कर लेने में हर्ज नहीं है। ज़फ़र से अम्मी ने बात की। उसने कहा, मैं जल्द पाकिस्तान आने वाला हूँ, मुझे आ लेने दें, लड़का देखकर फ़ैसला करूँगा। हम लोग ज़्यादा अमीर न थे, लेकिन काशिफ़ बहुत अमीर घराने से था। वो कभी रात को फ़ोन करता और कारों और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट की बातें करता। भाई को छुट्टी ना मिली, ना आ सके। अम्मी को कहा, इत्मीनान कर लें, अगर रिश्ता मुनासिब है तो बात पक्की करो या मेरे आने पर कर लेना। इस दौरान काशिफ़ मुसलसल कहता रहा कि रिश्ता पक्का कर लें। बाजी ने कहा कि काशिफ़ रिश्ता पक्का समझो, लेकिन मंगनी की रस्म उस वक्त हुई जब हमारे भाई आएंगे। मैंने समझ लिया कि काशिफ़ से मेरी शादी होनी है, इसलिए मैं रोज़ रात को फ़ोन पर बात करती थी। वो दिन भी आ गया जब ज़फ़र भाई आ गया और उन्होंने इस्तफ़सार किया कि लड़के को बुलाओ, मैं मिलूँगा, फिर रिश्ता तय करते हैं। मैंने फ़ोन पर काशिफ़ को बताया कि भाई आ गए हैं, अब तुम एक दिन उनसे मिलने आ जाओ। कहने लगा, जल्द आऊँगा। चंद दिन बाद मैंने दोबारा फ़ोन किया कि भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, आ रहे हो, जल्दी आ जाओ वरना भाई की छुट्टी ख़त्म हो जाएगी। अगर वो चले गए तो इतना अहम मसला रह जाएगा। मैं तुमको फ़ोन करके बताने वाला था। दरअसल बात यह है कि मैं तुमसे फ़ोन पर बात कर रहा था और छोटे भाई ने सुन लिया। उसने अम्मी और अब्बू को बता दिया। बाबा ने सख्त गुस्सा किया है कि जो भी हो जाए, हम तुम्हारी शादी अजनबी लोगों में नहीं कर सकते, हम अपने ख़ानदान में रिश्ता करेंगे। काशिफ़, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी वालदा फ़ौत हो चुकी हैं। हाँ कहा था, मेरी हकीकी वालदा फ़ौत हो चुकी हैं और ये मेरी सौतेली माँ है। वालिद साहब ने दूसरी शादी की है। मेरा दिल बैठ गया। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मुझे अपने कानों पर एतबार नहीं आ रहा था। तो अब क्या करोगे? बेशक मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन अम्मी नहीं मान रही हैं। मैं अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकता, वो मुझे घर से निकाल देंगे। मेरी मजबूरी को समझो शाइस्ता, तुम शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। पहली बार ज़िंदगी में किसी पर भरोसा किया था। मैंने उसको ना चाहते हुए भी कई एसएमएस और कॉल्स की। उसने किसी कॉल एसएमएस का जवाब नहीं दिया। मैं मुरझा गई, बीमार पड़ गई। फ़ायज़ा ने मेरी हालत देखी, उसे सब बता दिया। वह कहने लगी, नंबर दो, मैं बात करती हूँ। फिर उसने नंबर मिलाया। पूछा, जिसकी राह में दीवानों की तरह खड़े हुए होते थे, उसी को अपना दीवाना बनाकर अब तुमको क्या हो गया कि बात नहीं करते, उसकी कॉल का जवाब नहीं देते। उसने जवाब दिया कि मुझे पता चला है कि ये अच्छी लड़की नहीं है, मेरे अलावा और लड़कों से भी बात करती है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। जब फ़ायज़ा ने बताया कि वो ऐसा कह रहा है तो मेरे होश उड़ गए। आखिरी बार एसएमएस किया कि तुमने मुझे इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया? अगर शादी नहीं करनी थी तो बेशक ना करते, मगर तो तहमत मत लगाते। उसका भी कोई जवाब ना दिया। जब दिल पर बोझ बहुत बढ़ गया, मैंने बाजी को बता दिया। बोली, मैं इससे बात करती हूँ, लेकिन मैंने मना कर दिया। मगर शाइस्ता, पूछूँ तो आखिर इसने ऐसा क्यों किया? सिर्फ़ इसलिए बाजी कि वो मुझसे मिलना चाहता था, मुझे बेवकूफ़ बनाकर अपना वक्त पास करना चाहता था, लेकिन हमने उसको मौका नहीं दिया। बराह रास्त शादी की बात कर दी। जब उसने देखा कि शादी करनी पड़ेगी, तब उसने रास्ता बदल लिया। तो वह शादी नहीं, धोखा करना चाहता था। मैं हर नमाज के बाद पहले दुआ करती थी कि अल्लाह उसके साथ इज़्ज़त से शादी हो, लेकिन अब दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू इंसाफ़ करने वाला है, तो मेरे साथ इंसाफ़ कर। बाजी ने बहुत समझाया कि उसे भूल जाओ, वो अच्छा नहीं था, आगे की सोचो। सारी ज़िंदगी पड़ी है, खुदा ने तुमको बचा लिया। अल्लाह जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए करता है। आहिस्ता आहिस्ता मेरी तवज्जो पढ़ाई के साथ शायरी की तरफ रहने लगी और गज़लें नज़में लिखने लगी। वो छुपने लगी और मैं
ایک اچھی شاعرہ کے طور پر جانی جانے لگی۔ اس کے ساتھ اپنی تعلیم بھی جاری رکھی اور کام بھی کرتی رہی۔ انہی دنوں خالہ لندن سے پاکستان آئیں۔ ان کی بیٹی کی شادی تھی۔ شادی میں شرجیل سے ملاقات ہوئی۔ خالہ کی نند کا بیٹا تھا، بہت خوبصورت، پڑھا لکھا اور باذوق تھا۔ انگلینڈ سے آیا تھا۔ میرا تعارف خالہ نے کرایا۔ مل کر بہت خوش ہوا۔ کہنے لگا، میں تو آپ کا فین ہوں، آپ کی شاعری کا دل دادا۔ اکثر آپ کی غزلیں نظر سے گزرتی ہیں۔ وہی کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ خالہ نے ماں کو بتایا کہ ان لوگوں کو آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے، آپ کہیں تو وہ لوگ رشتہ طلب کرنے آئیں۔ امی نے مجھ سے بات کی۔ میں نے جواب دیا، جس کی آپ کی مرضی۔ خالہ نے ان لوگوں کو عندیہ دے دیا اور دوسرے دن وہ آ گئے۔ خالہ نے بتایا کہ شرجیل 3 ماہ کے لیے آیا ہے، پھر 3 سال بعد لوٹے گا۔ رشتہ طے ہو گیا، نکاح ہو گیا، پھر شرجیل ویزے وغیرہ کی کارروائی کے لیے کچھ مدت کے لیے واپس چلا گیا۔ تب تک امی نے میری شادی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میرا شرجیل کی طرف دھیان نہیں تھا۔ اندر سے ٹوٹ پھوٹ گئی، لیکن امی اور باجی کی خوشی کے لیے خود کو خوش ظاہر کرتی تھی۔ وہ گھڑی آ گئی جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتی ہے۔ مجھے دلہن بنا دیا گیا۔ سب کہہ رہے تھے کہ شائستہ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، لیکن میں انجانے اندیشوں میں گھری ہوئی تھی۔ شادی کے پہلے دن ہی شرجیل نے میرا دل جیت لیا اور میں کاشف کے دیے غم کو بھول گئی۔ چند دن رہ کر ہمیں لندن جانا تھا۔ اچانک ایک دن اس رسالے کے مدیر کے ہمراہ کاشف ہمارے گھر آ گیا، جس رسالے میں میری غزلیں وغیرہ شائع ہو رہی تھیں۔ اس نے وہاں سے کھوج لیا تھا اور مبارکباد دینے آیا تھا۔ باجی نے مدیر صاحب کو تو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور پھر کاشف سے پوچھا، تم کیوں آئے ہو؟ میں شائستہ کو مبارکباد دینے آیا ہوں۔ مجھے پتہ نہ تھا کہ وہ اتنی اچھی شاعرہ ہے۔ مدیر صاحب سے ملنے گئی، سامنے کاشف کو دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اسے دیکھ کر واپس جانے کو مڑی ہی تھی کہ وہ بولا، بات تو سنو، ایک دفعہ پہلے تمہاری بات ان سنی کی تھی۔ پہلے میری امی نہیں مان رہی تھی، اب مان گئی ہیں۔ میں بتانے آیا ہوں، مدیر صاحب میرے ابو کے دوست ہیں، اس لیے ان کو ساتھ لایا ہوں۔ اتنے میں شرجیل بھی آ گئے، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ شائستہ کی شادی ہو گئی ہے، ان کے شوہر سے ملو۔ باجی نے بات آگے بڑھائی۔ کاشف نے ایک مردہ انسان کی طرح میرے شوہر کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ کون ہے؟ شرجیل نے پوچھا۔ یہ میرے کلاس فیلو ہیں۔ میں نے بات بنا دی، اور ان کے ساتھ مدیر صاحب ہیں، میری غزلیں یہی چھاپتے ہیں۔ شرجیل ان سے اتفاق سے ملا اور کہا کہ میری بیگم تو اب لندن جا رہی ہے، لیکن وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ لکھ کر آپ کو بھجواتی رہیں گی۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد میں نے سوچا، واقعی اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے اچھا ہی کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔